हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th जीव विज्ञान के पूरे पेपर को पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का किस तरह का पेपर आता है, कितने नंबर का पेपर आता है, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन हमें करने होते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में सारा सब कुछ बताने वाली हूँ। आज की वीडियो देखने के बाद आपकी पूरे 70 नंबर पक्के होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले तो दिया होगा अनुक्रमांक, आपको पता ही चल गया होगा, आपने हिंदी का पहला पेपर दे दिया है तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पे अनुक्रमांक पड़ता है और यहाँ पे आपका नाम पड़ता है, ये आपका पेपर कोड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का पेपर नए पैटर्न पर आधारित। तो आपका ये पेपर आता है पूरा 70 नंबर का और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल और वाइवा में मिलते हैं और पेपर आपका 70 नंबर का होता है और आपको समय तो पता होगा 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। तो चलिए आप देखते हैं। पहले आप देखिए, आपका पहला आता है ऑब्जेक्टिव, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। पहला आता है यानी सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, एक एक नंबर के होते हैं। तो आपका पहले क्या दिया है, निवाक पाया जाता है, यानी निवाक कहाँ पाया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट दिया है आपका परागकण में, या बीजांड में, या भ्रूणपोष में, या उपरोक्त सभी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड में। जो निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में विपरीत लक्षणों को सम्मिलित किया। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने जोड़े विपरीत लक्षणों को सम्मिलित किया था। तो आपको पता होगा, आपने मेंडल के सारे नियम पढ़ लिए, यानी मेंडल के 3 नियम है, आपने तीनों नियम पढ़ लिए होंगे और आपने मेंडल के बारे में पढ़ा होगा। तो मेंडल ने 7 जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। अब मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर किए थे। और कौन से 7 जोड़े विपरीत लक्षण थे, तो आपके 7 जोड़े विपरीत लक्षण थे, पौधे की लंबाई, बीज का रंग, बीज की आकृति, फली का रंग और फली की आकृति, और पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति। ये आपके 7 जोड़े विपरीत लक्षण थे। तो इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है, क्या क्या पुरुष से संबंधित है, यानी पुरुष से क्या संबंधित है। वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी, यानी जो वैसेक्टोमी होती है वो पुरुष से संबंधित होती है और जो गोलियां या ट्यूबेक्टोमी ये आपकी महिलाओं से संबंधित होती है। यानी पुरुषों में वैसेक्टोमी बोला जाता है और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी, और जिसे देसी भाषा में महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी कहते हैं। इसी प्रकार आपका चौथा है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, आप तो देख लेंगे डीएनए में कौन सा उपस्थित होता है, इसमें दिया नहीं होता है, यानी कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो आपका दिया है थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन। तो इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो आपका यूरेसिल नहीं होता है। आपको पता होगा कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। और आरएनए में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी थायमीन के जगह पे यूरेसिल आरएनए में होता है और डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमीन होता है। डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। फिर आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके एक एक नंबर के होते हैं और आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट क्या दिया है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अब अनिषेक जनन क्या होता है, आपको इससे ही पता चलेगा। अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के, यानी बिना निषेचन के किसी भ्रूण का निर्माण होना या किसी बीज का या किसी पौधे का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। यानी निषेचन नहीं होगा, बिना निषेचन के ही पौधे का निर्माण होगा या जीव का निर्माण होगा, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। यानी जैसे पौधों में, छिपकली में, यानी अनिषेक जनन होता है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है, सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। अब आपको ये बताना है कि सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं। सेब को आवासीय फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण पुष्प के अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है। अब इसमें पूछा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है,
पुष्प का पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। यानी बाकी में जैसे कि फलों का निर्माण अंडाशय से होता है निषेचन के पश्चात, बल्कि सेब का निर्माण पुष्प के पुष्पासन भाग से होता है। इसलिए इसको आभासी फल या असत्य फल या झूठा फल या मिथ्य फल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। यानी मलेरिया रोग का संचरण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आगे क्या दिया है, किन्हीं दो आवासीय फलों के नाम। यानी आवासीय फलों के नाम जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। तो आवासीय फल कौन कौन से हैं, जैसे आपका सेब, फर्स्ट तो आपका सेब हो गया, फिर स्ट्रॉबेरी या नाशपाती, ये आपके आवासीय फल होते हैं। आगे क्या दिया है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। अब परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी होती हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है, पुरुषों से संबंधित होता है, और ट्यूबेक्टोमी महिलाओं से संबंधित होता है। फिर आगे आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, ये आपका 2-2 नंबर का होता है। तो इसमें फर्स्ट क्या दिया है, मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए। यानी आपके मेंडल के नियम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से एक तो जरूरी आता है। यानी आपको लॉन्ग में भी आता है कि मेंडल के नियम बताइए विस्तार से, या आपको शॉर्ट में आ जाएगा कि पृथक्करण का नियम या प्रभाविता का नियम, आपको ऐसे दे देता है। तो आपको ये तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्या दिया है, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में 2 अंतर। यानी आपको इसमें 2 अंतर बताने हैं। जैसे कि समयुग्मजी क्या होता है कि दोनों एलील समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी दोनों एलील समान होते हैं। और विषमयुग्मजी क्या होता है कि अलग अलग एलील होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। अब इसमें केवल चित्र पूछा है, नामांकित यानी आपको चित्र बनाना है और उसके सारे नाम लिखने हैं। यानी नामांकित चित्र में यही होता है, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग में भी आता है और ये शॉर्ट में दिया है केवल चित्र। और अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको डायग्राम भी बनाना है और उसके बारे में सब कुछ लिखना भी है। नेक्स्ट आपका प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारों में अंतर बताना है। नेक्स्ट आपका राइबोसोम के 2 कार्यों को बताइए। यानी राइबोसोम के 2 कार्य, जैसे प्रोटीन का निर्माण करना या पहले से बने प्रोटीन के वाहक के रूप में कार्य करना, यानी ये आपके 2 कार्य हो गए। फिर आपका दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, यानी इसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं ये भी। तो आपका इसमें फर्स्ट दिया है बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका शुक्रजनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। आपको शुक्रजनन नलिका की संरचना बनानी है और उसके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट आपका संक्रामक रोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आपको संक्रामक रोग का यानी संक्रामक रोग के बारे में लिखना है और उसका एक उदाहरण देना है। यानी संक्रामक रोग रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इनके द्वारा फैलते हैं तो उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग आपके कौन कौन से होते हैं, डेंगू, मलेरिया, कॉमन कोल्ड यानी जिसे जुकाम कहते हैं, ये रोग यानी एक दूसरे से फैलते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं तो उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट आपका बहुब्रूढ़ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको बहुब्रूढ़ता क्या होता है कि बहुब्रूढ़ता आपका होता है कि निषेचन के पश्चात एक अंडे या बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकसित होना। यानी आपका निषेचन के पश्चात जो अंड होता है या बीज होता है उसमें एक से अधिक भ्रूण का विकसित होना बहुभ्रूढ़ता कहलाता है। वैसे निषेचन के पश्चात आपका एक भ्रूण बनता है, पर इसमें दिया है कि अगर निषेचन के पश्चात अंडे या बीज में ज़्यादा भ्रूण का विकसित होना बहुभ्रूढ़ता कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। फिर आपका लघु में आता है 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं और ये आपके होते हैं 3-3 नंबर के। तो फर्स्ट क्या दिया है इसमें, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए। यानी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान का उल्लेख करना है। नेक्स्ट आपका मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी इसमें मेंडल के बारे में सब कुछ लिखना है संक्षिप्त में। नेक्स्ट आपका निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको ऐसे भी आता है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे दाद को ही रिंगवर्म कहते हैं। नेक्स्ट आपका अमीबता, यानी ये दूध ना देकर और कोई सी बीमारी दे सकता है, यानी ये भी आते हैं। आपकी निम्न पर टिप्पणी लिखिए, आपकी 2 बीमारी दे देंगे। नेक्स्ट आपका सहजीविता की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण सहित कीजिए। यानी सहजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित करनी है आपको।
नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और ये भी आपके 3-3 नंबर के होते हैं। तो फर्स्ट आपका राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए नहीं आपको। नेक्स्ट आपका आवृतबीजी पादप के नरयुग्मकोद्भिद के विकास का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। यानी इसमें चित्र भी बनाना है, यानी सब कुछ इसके विकास का लिखना है। तो आप इसके बाद नेक्स्ट आपका बहुजीनी वंशागति क्या है, यानी बहुजीनी वंशागति क्या है, इसे उदाहरण से समझाइए। यानी जब आप उदाहरण लिखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्णांतता क्या है। यदि एक वर्णांत पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। यानी आपको वर्णांतता और हीमोफीलिया भी आपका आता है। यानी वर्णांतता और हीमोफीलिया ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका दिया है वर्णांतता क्या है और इसमें कहा है कि यदि एक वर्णांत पुरुष हो और उसका विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में यानी जो संतान उत्पन्न होगी उसमें किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होंगी, यानी कितने % वर्णांत संतान होंगी और कितने % नॉर्मल होंगी, ये आपका दिया। ये आपको डायग्राम से समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और ये आपके 5-5 नंबर के होते हैं। यानी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और अथवा लगा होता है, तो इनमें से आपको एक करना होता है। तो फर्स्ट आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। इसमें आपको यानी इसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी इसको आपका डायग्राम भी बनाना है और इसके बारे में लिखना है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन में यही होता है आपका, जैसे कि बायोलॉजी में आप डायग्राम से समझाओगे तो आपको एग्जामिनर खुश होकर नंबर देते हैं। यानी डायग्राम भी आप थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाकर समझा देते हो तो आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट आपका जैसे अथवा में इसका क्या दिया है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। यानी जो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी होती है उसके महत्व पर एक निबंध लिखना है। यानी लॉन्ग में दिया है, यानी लॉन्ग में दिया है 5 नंबर में दिया है तो थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन ये भी आपका लॉन्ग में है, यानी ये भी आपका 5 नंबर में आता है। तो आपका फर्स्ट दिया है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको बायोगैस के बारे में सब बताना है, यानी सचित्र वर्णन यानी डायग्राम भी बनाना है और उसके बारे में सब कुछ लिखना है। अथवा में दिया होता है, अथवा में दिया है कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कैंसर क्या है वो बताना है और कैंसर के कारण यानी किस कारण से कैंसर होता है एवं उपचार और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, विस्तार से इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन, ये भी आपका 5 नंबर का होता है। तो दिया है इसमें मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। यानी मानव का विकास किस तरह होता है इस पर आपको एक निबंध लिखना है। अथवा इसमें क्या दिया है, पुनर्संयोजन DNA तकनीक क्या है, चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी पुनर्संयोजन तकनीक क्या है और इसका चिकित्सा में उपयोग क्या है, यानी आपको सब कुछ बताना है डिटेल में, क्योंकि आपका लॉन्ग है तो बताना तो पड़ेगा। उम्मीद है कि आप इस पेपर को पूरा तैयार करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।